दिल्ली में 9 महीने की ऊहापोह के बाद दोबारा चुनाव कराने का ऐलान हो चुका है। लिहाजा अब सरकार बनाने का सर्कस खत्म हो चुका है और शुरू हो गया है दिल्ली की जनता की नब्ज टटोलने का दौर। बीजेपी ने अपने आंतरिक सर्वे में खुद को बहुमत दे दिया है तो कांग्रेस ये पता लगाने में जुटी है कि उसका छिटका वोट बैंक कहां गया और कैसे वापस आएगा। दूसरी ओर जनमत संग्रह कराने में उस्ताद आम आदमी पार्टी इस बार बिना सर्वे कराए ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के दावे कर रही है। इंडिया न्यूज ने अलग अलग पार्टियों के दावे का सच जानने के लिए राजधानी के वोटरों के बीच बड़ा सर्वे किया। इंडिया न्यूज, द संडे गार्डियन और सी वोटर के इस सर्वे पर ही होगी आज की बड़ी बहस कि अब की बार दिल्ली में किसकी सरकार। तो अब की बार दिल्ली में किसकी सरकार, इसी पर होगी बड़ी बहस। मेरी साथी चित्रा त्रिपाठी भी जुड़ी हुई हैं जो आपको इस सर्वे के नतीजे बताएंगी और इस बड़ी बहस में मेरे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकेश शर्मा जी, बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, मौलाना कल्बे रशीद रिजवी साहब जो कि सीनियर लीडर हैं आपके और मेंबर हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, विनोद कुमार बिन्नी जी जो कि एमएलए हैं लक्ष्मीनगर से और उन्होंने अभी अभी अरविंद केजरीवाल को चुनौती दी है उनसे दो हाथ करने के लिए। ये तमाम लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं चित्रा त्रिपाठी के पास दिल्ली का मूड जानने के लिए। बिल्कुल, क्या कहता है दिल्ली का वोटर, यही जानने की हमने कोशिश की है। इंडिया न्यूज, संडे गार्जियन और सी वोटर का ये सर्वे 10 सवाल एक एक सीट पर जाकर हमने जनता के बीच उनका मूड जानने की, उनका मन टटोलने की दीपक जी कोशिश की है और जो नतीजे आए हैं वो वास्तव में हैरान करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपने पहले सवाल का रुख कर लेते हैं और दिल्ली की जनता के बीच जाकर हमारा पहला सवाल था ये, क्या आपको पता है कि दिल्ली में दोबारा चुनाव होने जा रहा है? 95% ऐसे लोग हैं जिन्होंने हाँ में जवाब दिया कि हाँ हमें पता है कि दिल्ली एक बार फिर से चुनाव की ओर जा रही है, जबकि 5% ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी तक इस बात की जानकारी ही नहीं है कि राजधानी दिल्ली में दोबारा चुनाव होने जा रहा है। आगे बढ़ते हुए आ जाते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर और हमारा दूसरा सवाल सीधे दिल्ली की जनता के बीच था, क्या बीजेपी को दिल्ली में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए? 59% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है। इसके पहले भी हमने देखा था डॉक्टर हर्षवर्धन के नाम का ऐलान करने के साथ ही 9 महीने पहले बीजेपी चुनावी मैदान में गई थी और उसको फायदा भी मिला था। 32 सीटें उस बार आई थी। नहीं में जवाब दिया है 34% लोगों ने, यानी कि इन्हें नहीं लगता कि अगर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करती है तो उसे बहुत बड़ा फायदा होगा, जबकि 7% ऐसे लोग हैं जिन्हें इस बारे में पता ही नहीं है, उन्होंने कोई भी जवाब इस बाबत नहीं दिया है। तो दीपक जी, ये 2 महत्वपूर्ण सवाल हैं। अगले और जो 8 सवाल हैं उसके ऊपर भी हम आएंगे और दिखाएंगे कि बेहद दिलचस्प आंकड़े हैं और इन 9 महीनों में तस्वीर किस कदर बदल गई है। लेकिन ये जो 2 महत्वपूर्ण सवाल थे, 5% ऐसे लोग हैं अभी भी जिन्हें नहीं पता कि दिल्ली में चुनाव होने जा रहे हैं, जबकि 34% लोग ऐसा नहीं मानते कि दिल्ली में बीजेपी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए। दीपक जी। राव साहब, यहाँ सीधा सवाल बनता है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर नहीं चुनाव लड़ने जा रही भारतीय जनता पार्टी, तो कहीं इससे बीजेपी को नुकसान न हो जाए, क्योंकि 59% लोग मानते हैं कि बीजेपी को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए। दीपक जी, यदि ये सवाल आपके हरियाणा चुनाव के दौरान भी पूछा होता तो शायद ऐसा ही जवाब मिलता आपको, क्योंकि मैं जनता की नब्ज के बारे में और सर्वेक्षणों के बारे में जानकारी रखता हूं, तो इसलिए इसके कारण हमें कोई नुकसान होगा ये मैं समझता हूं। इस तरह का आंकलन सही नहीं होगा, क्योंकि जनता को हमारे नेता में विश्वास है, हमारे प्रधानमंत्री में बहुत विश्वास है, बहुत ही पॉपुलर नेता है राष्ट्र के स्तर पर, और जैसा मतदाता हरियाणा और महाराष्ट्र में उनके नेतृत्व में हमें बहुमत दिया है, हमें अच्छी संख्या में सीट देकर हमें सफल बनाया है, वैसे ही दिल्ली की जनता भी मोदी जी के नेतृत्व में हम जब चुनाव करेंगे, चुनाव लड़ेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट हमको देगी, बहुत बड़ी सफलता हमको मिलेगी, ऐसे हमें विश्वास है। ऐसा आपका विश्वास है, लेकिन दिल्ली की जनता क्या सोचती है, इस सवाल का जवाब हमने जानने की कोशिश की है, हम सर्वे में आगे बनाएंगे। लेकिन मुकेश शर्मा जी, आपको नहीं लगता बीजेपी, दिल्ली की जनता कह रही है कि बीजेपी को अपना सीएम कैंडिडेट घोषित करना चाहिए, आपको नहीं लगता कि इस बार बीजेपी सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं कर रही है और अगर ऐसा नहीं करती है वो तो दिल्ली की जनता को निराशा होगी, दिल्ली की जनता को अच्छा नहीं लगेगा?
दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी चाहे मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करे या ना करे, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार नहीं बनने जा रही है। कांग्रेस तो आपकी कहां बनने जा रही है? वापसी कर रही है। आपकी भी नहीं, कांग्रेस की भी नहीं बनने जा रही है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस की भी नहीं बनने जा रही है। आप मैं आ रहा हूं, मैं सिर्फ नरसिंहा साहब को ये कहना चाहता हूं, अगर श्री नरेंद्र मोदी जी की सो कॉल्ड सुनामी जो कह रहे हैं चल रही है, सो कॉल्ड जो ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, अगर वो सुनामी चल रही है तो कांग्रेस पार्टी दिल्ली में श्री नरेंद्र मोदी की धीमी गति की हवा भी नहीं चलने देगी अब की बार। धीमी गति की हवा, लेकिन आप क्या करेंगे मौलाना साहब? दीपक भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वो उर्दू में एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। किसने खिलौने दिया आपको? कैफियत यह है कि अरविंद केजरीवाल की खुद की ख्वाहिश नहीं थी कि वो चीफ मिनिस्टर बन जाएं, खुद की ख्वाहिश नहीं थी कि वो सियासत अरे बाद में तो वो मरे जा रहे थे, अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा, राजनीतिक तौर पे मरे जा रहे थे सीएम बनने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल चिट्ठियां लिख रहे थे, मुझे बुलाओ। बिल्कुल नहीं, कांग्रेस के साथ अंडर हैंड डील करने को राजी थे। क्यों मुकेश भाई राजी थे? मैं बिल्कुल, हमारे पास भी आए थे। मैं सुन लीजिए, हमारे पास भी आए थे। मुकेश भाई की अपनी मुलाकात हुई हो तो वो बेहतर जानते हैं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, मेरी बात कंप्लीट हो जाए। नहीं है, क्योंकि हर स्टेज पे हर आदमी से कांग्रेस के 8 के 8 विधायकों से उन्होंने बात करने का प्रयास किया। और आसिफ भाई ने तो लगातार कहां किसने मैसेज क्या किया, कहां बुलाया, क्या क्या बात की, किस स्तर तक बात की, कब हाथ जोड़े, ये सारी बातें सबके सामने उन्होंने बार बार रखी है। इस बात को कहना, रिजवी साहब इस बात को कहें कि भाई उन्होंने ये इच्छा ही नहीं जाहिर की, तो मुझे लगता है ये अपने आप में एक हंसने वाली बात है और मजाक बन जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने पूरा प्रयास किया और जब पूरी तरह वो विफल हो गए, फिर उन्होंने लास्ट का बेंच में आकर चुनाव करा दो। और उसके चुनाव कराने के बाद में बीच बीच में भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रयास किए। वो चाहते हैं कि हमारी किस तरह सरकार बन जाए। उनका मकसद है सिर्फ मुख्यमंत्री पद, ना दिल्ली के हितैषी है, ना देश के हितैषी है, ना उनके किसी की चिंता है। सिर्फ अगर कोई चिंता है तो उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने की चिंता है। बताइए मौलाना साहब। भाई, इसका जवाब तो सीधा सीधा दिल्ली की जनता से आप पूछ लें कि वो सीएम के रूप में किसको देखना चाहती है। और सीधी सी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप किसी भी पार्टी से सवाल कर लीजिए, सिवाय आपके कौन था जो पिछले 6 महीने से इलेक्शन की मांग कर रहा था? मेरा ख्याल, मैं स्टूडियो में बैठे हुए कांग्रेस कर रही थी जनाब, कांग्रेस कर रही थी। मुकेश भाई, आप हम कर रहे थे। चुनाव की मांग कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? हम लगातार चुनाव की मांग कर रहे थे। हम तो ये भी कह रहे थे कि झारखंड और जम्मू के साथ दिल्ली में चुनाव हो। मैं दीपक जी 1 मिनट लूंगा सिर्फ। मैं रिजवी साहब का बहुत सम्मान करता हूं, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं मौलाना साहब। मैं एक बात कहना चाहता हूं अदब के साथ, श्री अरविंद केजरीवाल को सत्ता इतनी सता रही है कि नई दिल्ली का कनॉट प्लेस का मकान उन्होंने बचाने के लिए बच्चों के पेपर की आड़ से लेकर जो वो झूठ बोल सकते थे, जो वो हाथ जोड़ सकते थे केंद्र सरकार के पास, वो भी उन्होंने किया। अरविंद केजरीवाल जी को वो वातानुकूलित हवा बड़ी सता रही है बेचारों को। और वो मैं कहते हैं बेचारे एक बार मुझे बनवा दो, दोबारा एक बार बनवा दो, किसी तरह बनवा दो। और वो उन्होंने स्वराज भी छोड़ दिया है, लोकपाल भी छोड़ दिया है, भ्रष्टाचार भी छोड़ दिया है। अब तो कह रहे हैं कोई भी तरीका निकालो लेकिन मुख्यमंत्री बनवा दो। अब उनके लिए बाकायदा मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह हो गया है। अब कोई मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता उनको बनाने वाली नहीं है। मैं बहुत खूबसूरती से इसका जवाब दे सकता हूं। मेरे बुजुर्ग भाई साथ में हैं, बड़ी इज्जत आपने दी, मैं शुक्रगुजार हूं। मेरे जवान भाई मेरे साथ हैं, मैं शुक्रगुजार हूं, आपने बहुत इज्जत दी मुझे। फारसी में एक शेर है कि अतरानिस के बेबूयद, अतरानिस के बेगुयद, अतरानस के बेबूयद। खुशबू वो नहीं होती जिसे कहना पड़े कि वो खुशबू है, खुशबू वो होती है जिसके निकलते ही लोग कहते हैं कि खुशबू है। मुझे और मेरी जानकारी में ये नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने दिल्ली के मकान को बचाने के लिए किसी भी किस्म का कोई हथकंडा अपनाया। पर मैं सियासत की दुनिया में बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने मकान को अपने उसूल से ज्यादा बड़ा समझा। मैं जहां तक जानता हूं अरविंद केजरीवाल कुर्बानी देने वाले लोगों में से हैं, मकान के लिए उसूल कुर्बान करने वाले लोगों में से नहीं। मैं इस पे एक बता दूं कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक ऐसे इंसान है जिन्होंने सबसे ज्यादा इस बात को कहा है कि मैं सबसे ज्यादा काबिल हूं, मैं सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान हूं और मेरे में सारी खूबियां हैं, इस देश में वो खूबी किसी के अंदर नहीं है। ये हर मंच पे उन्होंने कहा। और अभी आप उनसे पूछो, उन्होंने कहा कि भाई देश की जनता चाहती है कि पीएम वो सीएम में। अरे आपको किसने कहा, किसने बताया? आप बताओ ना 4-5 लोगों को, उनको दिखाओ लोगों के सामने। आप अपने कहने से थोड़ी सब कुछ हो जाएगा। अरविंद के अलावा इस बात को कोई नहीं रिपीट करता है, सिर्फ वो इस बात का प्रयास करते हैं बार बार कहने का कि भाई पीएम वो सीएम
सीएम में, ये भी झूठी बात है। मैं इस पर विश्वास नहीं करता और स्वयं कहते हैं कोई आदमी दिल्ली में इस बात को नहीं कह रहा। बिल्कुल कोई आदमी दिल्ली में इस बात को नहीं कहता। लेकिन मुकेश शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा, नरसिम्हा राव साहब मैं आपके भी पास आऊंगा, लेकिन दिल्ली ये जानना चाहती है, देश ये जानना चाहता है कि आखिरकार किसकी सरकार बनेगी दिल्ली के अंदर, अब की बार किसकी सरकार। तो हम ये देख लेते हैं सर्वे के नतीजे क्या कहते हैं। सीधे चलते हैं चित्रा के पास, 2-4 सवाल और लेते हैं। अब की बार दिल्ली में किसकी सरकार, सीटें किसको कितनी मिल रही हैं, ये हम दिखाएंगे आगे। लेकिन रिजवी साहब ने जो दिलचस्प बात कही है आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को लेकर कि उन्होंने कुर्बानी दी, तो इसी से जुड़ा हुआ तीसरा सवाल हमारा था लोगों के बीच जाकर, और उस तीसरे सवाल की ओर हम जल्दी से बढ़ जाते हैं। दिल्ली में दोबारा चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार कौन है। यहां पर देखिए, आम आदमी पार्टी को 38% लोग जिम्मेदार मानते हैं, जबकि 21% लोग बीजेपी को जिम्मेदार मानते हैं, कांग्रेस पार्टी को 7%, उपराज्यपाल को 7%, सभी चारों को 5%, जबकि पता नहीं है ऐसा जवाब भी 22% में आया है। यानी कि आम आदमी पार्टी को 38% लोग जिम्मेदार मानते हैं दिल्ली में जिस तरह से दोबारा चुनाव होने जा रहे हैं। और अब लोगों के बीच जाकर हमारा चौथा सवाल था, क्या केंद्र सरकार को दिल्ली में पहले ही चुनाव घोषित करना चाहिए था। 84% लोगों ने हां में जवाब दिया है, जबकि नहीं में 13% लोगों ने, और 3 में पता नहीं। यानी कि कुल मिलाकर जो स्थिति 84% की यही है कि आखिर बीजेपी बार बार इस पूरे मामले पे डामाडोल वाली पोजीशन में क्यों थी। 84% लोगों ने कहा है कि पहले ही चुनाव हो जाने चाहिए थे। अब मैं अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और अब हमारा 5वां सवाल, क्या 9 महीने की देरी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात है। हां में 80% लोगों ने जवाब दिया है, नहीं में 15% लोगों ने, जबकि पता नहीं है ऐसे 5% लोगों का मानना है। अगले छठे सवाल की ओर हम बढ़ते हैं, और लोगों के बीच हमारा छठा सवाल था, दिल्ली में सबसे लोकप्रिय नेता कौन है। 54% लोगों ने नरेंद्र मोदी को, माफ कीजिएगा 58% लोग ऐसे हैं नरेंद्र मोदी को जिन्होंने सबसे लोकप्रिय नेता माना है। 34% अरविंद केजरीवाल को मानते हैं, दोनों को सिर्फ 2%, और पता नहीं ऐसे 6%। तो 58% लोग नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता यहां पर मानते हैं। दीपक जी। मौलाना जी, आपका सबसे लोकप्रिय नेता कौन है आपका। भाई देखिए, मैं तो सीधी सी बात कहूंगा कि मैं जिस उसूल और जिस नीयत की राजनीति में बिलीव रखता हूं वो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि करते रहेंगे, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि नेता जिस वक्त अपने उसूल से हट जाता है, चाहे वो कोई भी नेता रहा हो, चाहे 50 साल पुराना या अभी ताजा, उसकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है जैसे केचुल जो सांप के ऊपर जो कपड़ा होता है, जो उसका बदन होता है, जब तक वो सांप के साथ रहता है बड़े बड़े लोग उसके सामने नहीं आ पाते, और जिस दिन वो छूट जाता है उस दिन चूहे की ग़िज़ा बन जाता है। अगर नेता जो हमारा लीडर है, रहनुमा है, अगर वही अपने उसूल से किनारे हो जाए तो फिर उसकी कोई हैसियत नहीं रह पाती। मैं मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने जो कसम अपने आप में खाई है कि वो दिल्ली की जनता की खिदमत करेंगे, वो झोपड़पट्टियों में उजाला पहुंचाने की कोशिश करेंगे, वो घरों में ज्ञान और इल्म पहुंचाने की कोशिश करेंगे, वो जिनके यहाँ चूल्हे नहीं जलते वहां तक वो खाना पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और वो जो गरीब माँ अपने बच्चे का इंतजार करती है, वो अगर आए तो वो भरे हुए झोले के साथ, थैले के साथ आए। इस कसम को मुझे लगता है कि ये लगता है कि मैं जो आदमी अपने बच्चों का नहीं हो सकता, जो सत्ता के लिए अपने बच्चों की झूठी कसम खा जाए, आप उसकी दुहाई आज दे रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, बीजेपी के साथ नहीं जाऊं, अपने दोनों बच्चों की कसम खाता हूं, इनके साथ कभी कॉम्प्रोमाइज। और सबसे पहले उन्होंने अपने बच्चों की कसम खाड़ी। जो अपने बच्चों का नहीं हो सकता वो दिल्ली की जनता का क्या होगा, वो देश का क्या होगा। नहीं, लेकिन दिल्ली में दोबारा चुनाव के लिए लोग आपको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये भी आपको मानना पड़ेगा कि दिल्ली में दोबारा चुनाव के लिए लोग आपको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मैं दीपक भाई, बहुत आसान सी बात है, खुद आप सब गवाह हैं इस बात के कि अरविंद केजरीवाल ने जब रियलाइज किया कि उनसे ये मिस्टेक हुई है तो उन्होंने ये मिस्टेक मानी है। क्या माफी मांगना काफी था एनके सिंह सर? नहीं, देखिए, पहले जो इसकी शुरुआत हुई थी तो उसमें यह था कि एक बड़े वर्ग ने कहा कि क्या कि उनसे ये मिस्टेक हुई है तो उन्होंने ये मिस्टेक मानी है। क्या माफी मांगना काफी था एनके सिंह सर? नहीं, देखिए, पहले जो इसकी शुरुआत हुई थी तो उसमें यह था कि एक बड़े वर्ग ने कहा कि बीजेपी सीएम के लिए घोषित करना चाहिए था सीएम को। ये जनता का इंक्विजिटिवनेस होता है, उत्साह होता है कि वो कहती है कि हाँ भाई कोई आप लीडर बताइए, तो ये आमतौर पर जानने की उत्सुकता होती है जिसकी वजह से वो कहता है। इसका ये मतलब नहीं होता कि वो वोट भी उसी को देगा। इसलिए ये एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि कंटेक्स्ट उसका तो कुछ और है।
पॉलिटिकल प्रोसेस में अगर आप आए हैं तो वहां पे मंदिर में घंटा बजाने थोड़ी आए हैं आप सत्ता के लिए ही आए हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो फंडामेंटल गलती की कि जिस आंदोलन के वो प्रोडक्ट है वो भ्रष्टाचार का आंदोलन है, उसके लिए पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं थी, वो सोशल रिफॉर्म की भूमिका में रहना चाहिए था। सोशल रिफॉर्मर रहते तो मेरे ख्याल से आज उनका जो कंट्री वाइड एक्सेप्टेबिलिटी है वो ज्यादा रहती। तो एक तो गलती ये हुई कि पॉलिटिक्स में आए, अब पॉलिटिक्स में आए हैं तो नेचुरली वो सत्ता के लिए आए हैं, पद लोलुपता के लिए। लेकिन हाँ, इस पूरे डिबेट को ये डिजेनरेट करना कि लाल बत्ती या बंगला के लिए आए हैं, मेरे ख्याल से अरविंद केजरीवाल का एनालिसिस थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। सत्ता के लिए आए हैं, बिल्कुल सही है। टैक्टिकल एरर किया कि वो छोड़ के भाग गए। भागना शब्द इसलिए हम कह रहे हैं कि वो अक्सर दीपक जी यूज करते हैं, और एक तरह से टेक्निकली वो भागना ही है। छोड़ के गए, उन्होंने उसका एहसास किया। लेकिन आप जब ये चारों क्वेश्चन दिखा रहे हैं, इसमें एक क्वेश्चन है नरेंद्र मोदी जी कौन इस समय एक्सेप्टेबल लीडर है, तो बिल्कुल सही है कि नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले केजरीवाल को आप खड़ा करेंगे तो बिल्कुल आउटशाइन हो जाएंगे। लेकिन जो दूसरा आ रहा है वो अरविंद केजरीवाल है। अब अगर ये सवाल इसके साथ ये होता, लिहाजा क्या आप नरेंद्र मोदी को वोट देंगे या अरविंद केजरीवाल? आगे हम आएंगे उस पर, आगे हम पहुंचेंगे। आगे हम पहुंचेंगे। राव साहब, दिल्ली में दोबारा चुनाव के लिए जिम्मेदार कौन? लोग कह रहे हैं आम आदमी पार्टी। बिल्कुल, ये इसी के कारण अरविंद केजरीवाल जी को कई बार जनता के ये अपनी गलती को उन्होंने स्वीकारा है, इसको माफी मांगना पड़ा। क्योंकि आप देखिए, एक इंटरेस्टिंग एक पहलू है दीपक जी, आप एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में, एक जर्नलिस्ट के रूप में आप इसके अनुभव कीजिए। आम आदमी पार्टी को जो सीटें मिली थी उस समय उनको थोड़ा बाउंस मिला था, वो नतीजे के पास काफी चौंकाने वाले नतीजे थे, मुझे कोई झिझक नहीं है एक्सेप्ट करने में। लेकिन आम आदमी पार्टी का जो रेज तब हुआ जब उनकी सत्ता बनी, उनकी सरकार बनी, कांग्रेस पार्टी के समर्थन के साथ, इतने झूठ बोलने के बावजूद जनता को कोई खराब नहीं लगा, इनकी सत्ता में आए, काम करके दिखाए जो भी प्रोमिसेस किए हैं। और जब वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग गए, जनता उन पर काफी नाराज हो गई है। वो नाराजगी आज तक चल रही है। जनता को ये लगता है ये व्यक्ति से ये उनकी कथनी और करने में बहुत फर्क है और इन पर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। जब एक नेता का विश्वास खत्म हो जाता है, जनता उनके अलग हो जाती है। यही केजरीवाल की एनालिसिस है। जो पढ़े लिखे लोग, जो महिला, जो लोग ऐसा पार्टी को कभी सपोर्ट नहीं कर सकते थे, ऐसे जनता, सभी तरह के वर्ग से जनता आकर के उनको समर्थन दिया और दे फेल्ट चीटेड। जब इन्होंने सरकार छोड़ करके किसी बहाने पे प्रधानमंत्री बनने के लोभ से जब पूरे देश में इधर उधर भागने लगे और वाराणसी में जाकर के मोदी जी ऐसे कद्दावर नेता को चुनौती देकर के वो समझ रहे थे मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, उनकी जो प्रलोभ जो है वो जनता को लगा है ये आदमी जो है इन पर हम विश्वास करना हमारे लिए कठिन है। वो विश्वास लीडर है होने के कारण क्या जवाब है? नरेंद्र मोदी के बाद सेकंड मोस्ट एक्सेप्टेबल लीडर हैं। अगर स्टेट का चुनाव हो रहा है तो मोदी जी तो चीफ मिनिस्टर नहीं बनने जा रहे, तो इसको भी एक एनालाइज करने का, चूंकि आप खुद भी सेफोलॉजिस्ट रहे हैं। इसमें बहुत बड़ी बात यह है कि दूसरा कोई चेहरा ही नहीं है, ना कांग्रेस ने कोई अपना चेहरा लाया, इसका मतलब चेहरा देना चाहिए, चेहरा देना चाहिए। लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि वो लोग चाहते हैं। यही मैं इस पॉइंट को उठाना चाहता हूँ अगले सवाल के जवाब में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं सेकंड नंबर का वो है, अगले सवाल के जवाब में इसका जवाब मिल जाएगा कि चेहरे का क्या महत्व होता है, चेहरे का क्या महत्व होता है। इसके सवाल के जवाब में, अगले सवाल के जवाब में इसका जवाब मिल जाएगा। जी मुकेश शर्मा जी। दीपक जी, मेरे को रिजवी साहब को एक बात कहनी है, मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं। श्री अरविंद केजरीवाल जी की भूमिका दिल्ली में सिर्फ अब ये रह गई है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से सेकुलर वोट्स के डिवीजन की सुपारी ले ली है। वो सुपारी उनको मिल चुकी है। अब वो पूरे देश में लोकसभा चुनाव इसलिए लड़ाता है ताकि सेकुलर वोट्स का डिवीजन हो सके और भाजपा जैसे सांप्रदायिक दल को ताकत मिल सके। इस षड्यंत्र को सेकुलर वोटर समझ चुका है और जो सुपारी अरविंद केजरीवाल जी ने बीजेपी से ले रखी है सेकुलर वोट्स के डिवीजन की, वो उनको वापस करनी होगी। ये षड्यंत्र अब दिल्ली में चलेगा नहीं।
बिल्कुल, लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है इनके सिंह साहब, तीनों नेता रिजवी साहब को कुछ कहना चाहते हैं। समर्थन क्यों दिया है? ये सही कांग्रेस बीजेपी को कुछ कहना नहीं चाहती, बीजेपी कांग्रेस को कुछ कहना नहीं चाहती, तीनों रिजवी साहब को घेरना चाहते हैं, रिजवी साहब को घेरना चाहते हैं। मैं तो सिंह साहब पर भी कहा भाई आप ऐसे मत बोलिए, क्योंकि जब दो ही आदमी का आप फेस सामने रखा है तो तीसरा आदमी आएगा, तीसरा नंबर किसका आएगा? आप 5 चेहरे रखिए, फिर अरविंद केजरीवाल को तोलिए कहाँ जाता है। मेरा मकसद ये नहीं था। एक चीज और रिजवी साहब को भी कहा, इनको भी कहा, गलत बात को रिएक्ट करना मेरा फर्ज है। सुपारी देने का खेल कब से शुरू जनता के सामने सही सवाल तो अब ये भी होना चाहिए। नहीं, सवाल ये होना चाहिए कि रिजवी साहब ने वाकई क्या सुपारी उठाई है? मौलाना साहब, सुपारी उठाई है आपने? नहीं, सबसे पहली बात तो मैं बहुत अदब के साथ भाई की इज्जत करते हुए कहना चाहूंगा कि खुद कांग्रेस को भी नहीं पता था जी, कांग्रेस को भी नहीं पता था कि उसकी यह हालत होगी। कहने में भाई कभी नहीं पीछे हटेंगे, आप कितना भी मस्का लगा लीजिए, बीजेपी को जरूर कहेंगे। बीजेपी को भी यह मालूम नहीं था कि ऐसे हालात होंगे। खुद हमने भी नहीं सोचा था कि हमें इतने वोट मिलेंगे, हमें अंदाजा नहीं था। लेकिन देखिए, ये अवाम की इनायत थी। उसने अरविंद को क्या दिया, ये अवाम का अपना फैसला था। उसने कांग्रेस को क्या दिया, ये अवाम का अपना फैसला था। उसने बीजेपी को क्या दिया, वो अवाम का अपना फैसला था। अब अवाम की तरफ से ये सारी पार्टियां बोल रही हैं। सवाल ये है कि आप अवाम की कसौटी पर खड़े उतरे कि नहीं, सवाल यहाँ पर यह है। और इसी कसौटी पर अवाम अब आपको परखेगी और उसी परख का रिफ्लेक्शन ये सर्वे है। इसको आप भूलिए मत मौलाना साहब। मुकेश शर्मा जी, मैं आपके पास आता हूँ, लेकिन हमको अगले सवालों को लेना होगा। चित्रा, बिल्कुल, आगे बढ़ते हुए सीधे हम अपने 7वें सवाल की ओर आ जाते हैं। दिल्ली में आज चुनाव हुए तो किसको कितनी सीटें मिलेंगी ये बताएंगे हम आगे, लेकिन 7वां सवाल दिल्ली की जनता के बीच में जाकर हमारा ये था, दिल्ली में अब तक की सबसे अच्छी सरकार किसकी थी? मदन लाल खुराना को 7% लोग मानते हैं, साहिब सिंह वर्मा को 5% लोग, सुषमा स्वराज को 6% लोग। बीजेपी के लिए जाहिर तौर पर चिंता का विषय, लेकिन 15 सालों तक राजधानी दिल्ली में जिसने राज किया, शीला दीक्षित को 35% लोग मानते हैं कि सबसे अच्छी सरकार शीला दीक्षित की थी, जबकि अरविंद केजरीवाल को 33%, यानी कि शीला दीक्षित से सिर्फ 2% कम और 49 दिनों की ही सरकार राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने चलाई है। लेकिन 33%, 14% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा है कि पता नहीं। आगे बढ़ते हुए हमारा 8वां सवाल राजधानी दिल्ली के लोगों के बीच जाकर यही था, और क्या बोले दिल्ली उसमें देखिए। 8वां सवाल, क्या मोदी के नाम पर वोट मांगने से बीजेपी को फायदा होगा? हमने देखा हरियाणा में, महाराष्ट्र में, अभी झारखंड और जम्मू में भी उसकी पूरी तैयारी बीजेपी कर चुकी है, और यहां पर भी यानी कि राजधानी दिल्ली में भी 71% लोग ऐसे हैं जो मानते हैं मोदी के नाम पर वोट मांगने से बीजेपी को फायदा होगा, जबकि 16% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा है नहीं, 13% लोग हैं जिनका कहना है कि पता नहीं। तो यहां पर 71% लोग दीपक जी ऐसे हैं कि अगर बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे करके वोट मांगती है तो उसे पूरा फायदा होना है। और इस बात को लेकर कम से कम हमने देखा था आम आदमी पार्टी में कितनी ज्यादा सुगबुगाहट थी, डर था। इसी वजह से अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी से अपनी तुलना को लेकर बार बार डर रहे थे और दूसरे चेहरे को सामने ला रहे थे। चित्रा, आपका दिल्ली का फेवरेट चीफ मिनिस्टर कौन था? दिल्ली में बहुत ज्यादा दिनों तक रहना नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि शीला दीक्षित, अब तक जितने लोगों को मैंने देखा है, शीला दीक्षित बेहतर थी। शीला दीक्षित बेहतर थी, ठीक है, ये आपका व्यक्तिगत आकलन है और एक पत्रकार का भी आकलन है। शीला दीक्षित बेहतर थी, लेकिन मुकेश शर्मा जी, मुस्लिम और दलितों का वोट बैंक आपसे छिटक गया है, लेकिन शीला दीक्षित को भी आपने छिटका दिया, उनको आपने रिटायरमेंट दे दिया है। सबसे पॉपुलर फेस है आपका अभी भी। देखिए दीपक जी, हमारी 15 साल दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही है, हमारे दल में व्यक्ति की सरकार नहीं होती है। शीला दीक्षित की सरकार थी जनाब, मोदी जी ने चलाया है। कांग्रेस पार्टी की सरकार चली है, 15 साल कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी 15 साल दिल्ली में। मैं आप शीला दीक्षित का नाम सुनकर इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? चीफ मिनिस्टर थी 15 साल तक। आप शीला दीक्षित का नाम सुनकर इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? नहीं, मैं नाराज नहीं हो रहा हूं। मैं अरे दीपक जी, आप बात को जबरदस्ती बढ़ाओ मत, मैं नाराज नहीं हो रहा हूं। आप जो इतना मुस्कुरा रहे हैं, क्या गम है जिसको छुपा रहे हैं? जो कांग्रेस ने दिल्ली की डेवलपमेंट की है, मेरे को कोई गम नहीं है, गम तो बीजेपी वालों को और इनको है, आप पार्टी वालों को। मैं एक बात कहना चाहता हूं, 15 साल जो कांग्रेस ने दिल्ली में डेवलपमेंट की है, उस डेवलपमेंट के बेस पे हम चुनाव में जा रहे हैं और धमाकेदार वापसी करने आ रहे हैं। एक बात और कह दूं रिजवी साहब, जो आपने, दीपक जी मुझे बात पूरी करने दीजिए, जरूरी है। आपने जो सेकुलर वोट्स की मैंने सुपारी की बात कही है, मैं उसका प्रमाण है मेरे पास।
अगर जब लोकसभा का चुनाव हुआ, क्या श्री अरविंद केजरीवाल ने सेकुलर वोट के डिवीजन के लिए चुनाव लड़ा था? सही है या नहीं है? और उसके डिवीजन से किसको फायदा हुआ? उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान आजाद होने के बाद पहला मौका है, पहली मर्तबा एक भी सांसद हमारे माइनॉरिटी का नहीं आया। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? ये लोग आरएसएस से मिले हुए, इन्होंने बीजेपी से सुपारी ले रखी है और दिल्ली का सेकुलर वोटर इस षड्यंत्र में अब नहीं फंसेगा। क्या आम आदमी पार्टी के कारण हमने जीता है? कांग्रेस की दिल्ली में वापसी होने जा रही है। अरे आपसे दलित और मुस्लिम वोट बैंक तो भाग चुका है मुकेश शर्मा जी। बिल्कुल, आपने बीजेपी को फायदा पहुंचाया है। अरे आपसे दलित और मुस्लिम तो भाग चुका है पूरा। आप लोगों ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया है। आपका वोट बैंक आपसे भाग चुका है। आप इनको कहां दोष दे रहे हैं? कोई नहीं भागा है, आप गुमराह करते हैं। रिजवी साहब, आप गुमराह कर रहे हैं। नहीं भाई, कोई नहीं भागा है। मैं नहीं गुमराह कर रहा हूं, आप गुमराह कर रहे हैं। आप आम आदमी पार्टी वाले। दीपक जी, एक बात मैं और रिकॉर्ड पे बोल रहा हूं, आप तो पूरा सीनियर जर्नलिस्ट हैं। 1977 में इंदिरा जी चुनाव हार गई थी। सारे देश में लोग बोल रहे थे कांग्रेसी ढूंढ के लाओ, और 17 महीने के बाद उसी देश के लोगों ने इंदिरा जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया। ये रिकॉर्ड नहीं भूलना चाहिए। 2009 में हम 68 विधानसभा सीटों पर जीते, 7 लोकसभा जीते, और 2013 में हम हार गए। 11 महीने में परिस्थितियां बदली हैं। दिल्ली के लोग कांग्रेस के शासन को याद कर रहे हैं। हमने दिल्ली को मेट्रो दी, अनऑथराइज्ड कॉलोनी रेगुलाइज की, डेवलपमेंट के काम करे, सीमेंट कंक्रीट की रोड बनाई, सीवर डलवाए, मोहन गार्डन जैसे इलाके में हॉस्पिटल की जमीन एक्वायर कराई। और आज क्या हालत दिल्ली की है? 11 महीने में पेंशन बंद हो गई है, ओल्ड एज पेंशन नहीं मिल पा रही है। सब दिल्ली के लोग देख रहे हैं। सर्दियों में भी 24 घंटे बिजली नहीं। दीपक जी, राव साहब, गर्मियों में 24 घंटे बिजली दिल्ली वालों को दी है। राव साहब, ये दीपक जी, ये 77 की और 1989 की याद करते हैं कांग्रेस पार्टी वाले। वो उस समय की उनको पूरी समझ नहीं है। उस समय जैसे सरकारें बनी थी, 2009 मोदी जी जैसे सरकार न बनी है, 2009 नहीं बने हैं, और मोदी जी से जैसा नेता उस समय नहीं थे। आपके लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए यहां से 44 से ये और नीचे जाएंगे, उनको ऊपर उभरने की कोई उम्मीद तक नहीं है। और विधानसभा चुनाव में कर दिया है। विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए हैं, आप इसी को प्रतीक करते हैं। कांग्रेस पार्टी का भविष्य नहीं है। और कांग्रेस नेताओं की आप डेली बयान सुनेंगे। आज जो हंसराज भारद्वाज ने क्या कहा, परसों चिदम्बरम जी ने क्या कहा, ये सुनेंगे तो आपको पता होगा कि कांग्रेस पार्टी बहुत जल्दी खत्म होने जा रही है। कांग्रेस शून्य भारत, क्या हुआ आपके साथ? कांग्रेस शून्य भारत बहुत जल्दी स्थापित होने वाला है। चलिए, ये दूसरा मुद्दा है बहस का। इस बहस में भी हम आएंगे, लेकिन चित्रा, आगे के 2 सवाल ले लेते हैं और देखते हैं अब की बार दिल्ली में किसकी सरकार। बिल्कुल, अब की बार दिल्ली में किसकी सरकार। जो सीटों के आंकड़े हैं वो हम दिखाएंगे अपने 10वें सवाल में, लेकिन 9वां सवाल लोगों के बीच जाकर हमारा सीधे ये था, और वो सवाल के लिए हम चाहेंगे ग्राफिक्स जल्दी से आ जाए। दिल्ली में आज चुनाव हुए तो आप किसको वोट देंगे? कांग्रेस को 11% लोगों ने कहा है कि आज चुनाव हुए तो 11% लोग कांग्रेस को वोट देंगे। बीजेपी को 44% लोगों ने कहा है। आम आदमी पार्टी को 39%, यानी कि बीजेपी से 5 कम, जबकि अन्य को 6%। तो यहां पर 44% लोग ऐसे हैं जो बीजेपी को वोट देने की बात कह रहे हैं, लेकिन यहां पर बीजेपी को थोड़ा सतर्क रहने की भी जरूरत है, क्योंकि 39% के साथ आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर है। और अब आ जाते हैं अब की बार दिल्ली में किसकी सरकार। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, और सीटों के लिहाज से हम देखें दिल्ली में आज चुनाव हुए तो किसको कितनी सीटें, और ये आंकड़े जाहिर तौर पर सभी को हैरान करने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी 8 से खिसक कर 6 पर आ जाती है। सीधे सीधे उसे 2 का नुकसान अगर आज चुनाव हुए राजधानी दिल्ली में। तो बीजेपी को बहुमत से 1 ज्यादा, यानी कि 37 सीटें। पिछली बार हमने देखा था बीजेपी को 32 सीटें मिली थी, इसी वजह से वो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाई थी, यानी कि बहुमत से काफी पीछे रह गई थी। आम आदमी पार्टी यहां पर 2 सीटें लूज करती हुई दिखाई दे रही है। बिन्नी साहब बैठे हुए यहां पर, वो जवाब देंगे। शायद वो सीट और एक और होगी 28 से 26% पर, और अन्य 1। और यहां पर बीजेपी 37, यानी कि बीजेपी की बहुमत की सरकार बनती हुई तो नजर आ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी 26 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। और दीपक जी, बेहद हैरानी की ये बात है, क्योंकि दिल्ली में मैंने जितना अभी तक घूम के लोगों से बातचीत की है, आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता में गिरावट आई है, ये बात सच है। अरविंद केजरीवाल को भी लोग उस तरह से नहीं लेते जैसा अब से 9
साथ दूसरे नंबर पर। और दीपक जी, बेहद हैरानी की ये बात है क्योंकि दिल्ली में मैंने जितना अभी तक घूम के लोगों से बातचीत की है, आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता में गिरावट आई है, ये बात सच है। अरविंद केजरीवाल को भी लोग उस तरह से नहीं लेते जैसा अब से 9 महीने या 10 महीने पहले लेते थे। लेकिन आज चुनाव होते हैं तो उसे 26 सीटें जबकि 37 सीटें आती हैं बीजेपी को। बीजेपी सरकार तो बना रही है लेकिन अभी उसे और दम लगाना होगा दिल्ली के चुनावों को लेकर। बिल्कुल दम लगाना होगा। और बिग टेक अवेज क्या है इस सर्वे के, क्या कहता है ये सर्वे? मोटे तौर पर ये सर्वे कहता है कि मोदी की लहर नहीं, मोदी की सुनामी चल रही है दिल्ली में, क्योंकि 71% लोग ये कहते हैं कि अगर मोदी के नाम पर वोट मांगा जाता है तो बीजेपी को जबरदस्त फायदा होगा। 71% लोग ये कहते हैं। दिल्ली में आज चुनाव हुआ तो किसको वोट देंगे? 44% जनता ये कहती है कि दिल्ली में आज चुनाव हुआ तो बीजेपी को वोट देंगे। लेकिन यहां बीजेपी को सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि 39% लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि वो आपके लिए वोट डालेंगे। यानी ये गैप 5% का है। इसमें थोड़ा सा भी अगर मार्जिन ऑफ एरर होता है तो भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा नुकसान लग सकता है। यहां पर उसे सतर्क रहना पड़ेगा। और सीटों के प्रोजेक्शन के बारे में भी उसे बहुमत से सिर्फ 1 सीट ज्यादा मिलती दिखाई दे रही है, तो यहां पर भी चूक गए चौहान तो नहीं हो जाता है, इस पर भी उसे सतर्क रहना पड़ेगा। राव साहब, मैं यहां पर सीधे आपके पास आना चाहूंगा। 36 सीटें दिखा रहा है हमारा सर्वे, क्या ये बीजेपी के लिए चिंता की बात है या आपको लगता है नहीं? 37, माफ कीजिएगा। दीपक जी, आई थिंक ये अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं दिल्ली में, उसमें मोमेंटम पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये सभी सर्वेक्षणों का यही रुख करते हैं। कल एक सर्वेक्षण आया था, इसमें हमारी लीड आम आदमी पार्टी से 12% लीड है, हमारे वोट लीड। आपके सर्वे में 5% लीड है। तो एक बात स्पष्ट हो जाता है, तो मोमेंटम और पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के पास है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जहां तक मैं आपके नंबर्स के साथ बात करूं, इसमें आप कांग्रेस को जो 11% दे रहे हैं, तो उसका मतलब ये है, ये यदि आपके आंकड़े सही है तो ये एक स्ट्रेट कॉन्टेस्ट है दो पार्टियों के बीच। कांग्रेस 10-11% पे कोई पार्टी चले जाती है, उसको हम किसी भी सूरत में एक स्ट्रेट कॉन्टेस्ट नहीं समझते हैं। और एक स्ट्रेट कॉन्टेस्ट जब हो जाता है, 5% का गैप पे संख्या और काफी बन सकता है। हमें आप देखिए, राजस्थान जैसे राज्य में और मध्य प्रदेश जैसे राज्य में 2% वोट के लीड से और 3% से लगभग 2/3 सीट मिल सकते हैं। तो इसलिए मुझे आपकी परसेंटेजेस को देखकर भी मुझे कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि 5% का लीड स्ट्रेट कॉन्टेस्ट में ये 2/3 बहुमत दे सकता है। पर लेकिन हर चुनाव में हम सतर्क रहते हैं, हर चुनाव में हमारी तैयारी पूरी तरह होती है। हम कहीं भी किसी भी प्रकार की एफर्ट को नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी माइक्रो मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। जैसा महाराष्ट्र में हमने काम करके दिखाया, जैसा हरियाणा में, जिस राज्य में हमारी कोई अपनी कोई जमीन नहीं थी, वहां हम 4 से 46 पहुंचे हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है हमें कम से कम 2/3 बहुमत जीतेंगे दिल्ली में। लेकिन मुकेश शर्मा जी, पॉइंट तो ये है ना, आप मार्केटिंग कर नहीं पाते। इनकी मार्केटिंग अच्छी है, चुनाव में तो मार्केटिंग लगती है ना। राहुल गांधी की मार्केटिंग खराब है, नरेंद्र मोदी की मार्केटिंग अच्छी है। आप दीपक जी, अब मुझे 1 मिनट बोलने दीजिए। पहले तो आप लोग इंडिया न्यूज, संडे गार्जियन, निल्सन, एबीपी, आप लोग फैसला कर लो, सर्वे आपका ठीक है, उनका ठीक है। नहीं, हमने तो फैसला कर लिया, सर्वे हमारा ही ठीक है। वोट परसेंटेज 22%, सर्वे हमारा ही ठीक है मुकेश शर्मा जी। अरे अब मुझे बोलने दो ना, अब आप मुझे बोलने दीजिए ना दीपक जी। वो 22% वोट शेयर देके सीट दे रहा है 5, आप 11% वोट शेयर में सीट दे रहे हो 6। बीजेपी अपने सर्वे में सीट दे रही है 7 से 11, आप पार्टी 1 से 4, शुक्र है भगवान का, आप हमें सीट तो दे रहे हो। अब मैं आपको कह रहा हूं, दिल्ली के 1.5 करोड़ लोगों की किस्मत का फैसला 2000 या 6000 लोगों के सर्वे से नहीं होता है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी धमाकेदार वापसी करेगी और आप पार्टी और भाजपा बौखला गई है, इसलिए ये जानबूझ के नूला कुश्ती हो रही है। सुपारी ले रखी है इन्होंने सेकुलर वोट के डिवीजन की, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। कामयाब नहीं हो पाएंगे। मौलाना साहब,
आपको 26 सीट मिलती दिख रही है सिर्फ। सितारों के आगे जहां भी और भी हैं, अभी इसके इम्तहान और भी हैं। दिन गुजरता रहेगा, रातें गुजरती रहेंगी और जब महीना गुजरेगा तो शायद ये नतीजे भी अलग होंगे। मुझे उम्मीद है कि जितना अरविंद केजरीवाल ने कहा, और मुझे उम्मीद है कि जनता का जो प्यार हम जहां जहां जा रहे हैं कम करते जा रहे हैं ना। पहले आपने कहा 50 से 55 सीटें, फिर आपने कहा 41 से 43 सीटें, अब आप कह रहे हैं नहीं हम तो मेजोरिटी बना लेंगे। आपके सर्वे आपकी सीटें कम करते जा रहे हैं, 2 रह जाएंगी इनकी। मैं बिल्कुल इस बात को यहाँ बड़े आराम से कहना चाहूंगा और बड़े खुशी के साथ कि जब नतीजे आएंगे तो इसी टेबल पे हम बैठ के बात करेंगे कि किसके दामन में कितने फूल आए हैं और कितने कांटे आए हैं। आपके दामन में तो कांटे ही कांटे ना रह जाएं। फूल ही फूल रहेंगे दीपक भाई, आपके द्वारा ही तो फूल ही फूल रहेंगे। सर, आपको क्या लगता है इन 3 मेजर टेकअवेज को देखते हुए कि मोदी की सुनामी दिख रही है? ये सर्वे हर हफ्ते होंगे, जो आते आते आप पार्टी की 2 सीट आ जाएंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी एक जबरदस्त इन्फ्लुएंस वोटर्स पे डाल रहे हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। पर दोनों क्वेश्चंस को अगर आप जक्सटापोज करते, नजदीक लाए, तो कुछ नए तथ्य निकलेंगे। जैसे कि 5% का डिफरेंस है। 5% का मतलब एफपीटीपी सिस्टम में 2.5% अगर बीजेपी से चला है, 3 तरीके हैं इसके। अगर बीजेपी का 2.5% शिफ्ट हो जाता है तो, जिसके चांसेस बहुत कम है। दूसरा है अदर्स के 6% है, और अदर्स इसमें मैटर करते नहीं है क्योंकि ये इंटेंसली कंटेस्टेड इलेक्शन है। तो इसका अगर आ जाता है 4% 5% तो इक्वलाइज हो जाएगा। तीसरा है कांग्रेस का, अगर नहीं आता, अगर कांग्रेस टफ फाइट दे रही है तो हो सकता है ये बढ़ भी जाए, लेकिन अगर नहीं दे रही है तो 11 से भी नीचे, क्योंकि विनेबिलिटी देखेगा वोटर। तो तीसरा ये है। चौथा जो सबसे बड़ी बात है कि 5 महीने की सरकार और तथाकथित भगोड़े की सरकार, तथाकथित जो भाग गया था उसकी सरकार, अगर 5 महीने में। आप तथाकथित क्यों बोलते हैं? तथाकथित इसलिए मतलब ये आरोप है, परसेप्शन है। तो अगर मान लीजिए कि इसमें अगर डिफरेंस ये माना जाए कि शीला दीक्षित की पॉपुलैरिटी कि उन्होंने अच्छा काम किया और अरविंद केजरीवाल ने अच्छा काम किया, इन दोनों में सिर्फ 2% का डिफरेंस है, 5 महीना और 15 साल। तब अगर आप देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को मेहनत तो करनी पड़ेगी कि, लेकिन ये नहीं हम कह सकते कि बीजेपी को एक लैंडस्लाइड विक्ट्री मिलने जा रही है। मोदी की सुनामी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि 44% है तो हर दूसरा वोटर मोदी जी को वोट दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लगभग दूसरा वोटर। लेकिन हर तीसरा वोटर अरविंद को भी वोट दे रहा है, और डिफरेंस जो है मार्जिन वो 5% का है। चूंकि मुझे लगता है कि अगर अभी, हालांकि अभी जिस तरह के जादूगर मोदी जी हैं और जिस तरह इलेक्टोरेट के माइंड को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, हो सकता है ये बढ़ भी जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल का भी अपना करिश्मा और वो खत्म नहीं हुआ है। मैं जो देख रहा हूं इस ट्रेंड से, इसमें यह कहना गलत होगा, और मेरे ख्याल से आप भी इसको नहीं मानेंगे कि वो जो करिश्मा है वो अभी भी कहीं एक डॉर्मेंट लैटेंट लेवल पे, जो कि बहुत ही सामने दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो बरकरार है। हम कह सकते हैं उसको धुंधला पड़ा है। हाँ, धुंधला पड़ा है, बहुत सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, धुंधला पड़ा है। अरविंद केजरीवाल का इशू मोदी जी के आने के बाद काफी हद तक मोदी जी की तरफ शिफ्ट करे, क्योंकि उनका भी इमेज करप्शन, एंटी करप्शन लीडर का है, लिहाजा वो इशू जो मेन था वो खत्म हो गया। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल का जो आप देख रहे हैं ये जो धुंधला हुआ है, ये उसी वजह से हुआ है कि मेन इशू ही खत्म हो गया, इशू शिफ्ट हो गया महंगाई की तरफ, इशू हो गया बाकी चीजों की तरफ। इसलिए अरविंद केजरीवाल को एक नया इशू लेके आना पड़ेगा, तब मेरे ख्याल से वो अपना धुंधलापन खत्म कर पाएंगे। धुंधलापन खत्म कर पाएंगे, लेकिन भ्रष्टाचार और महंगाई दोनों इशू आपको नहीं लगता बिन्नी भाई खत्म से हो गए? देखो, भ्रष्टाचार तो मोदी जी के आने के बाद में आज पूरे देश में, दिल्ली में कहीं उसका विषय नहीं बचता है, क्योंकि मोदी जी ने जिस हिसाब से अपनी सरकार को चलाया तो भ्रष्टाचार पे ज्यादातर बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। लेकिन मैं सर्वे पे एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि एक आदमी जिसने 49 डेज कुछ घोषणाएं की और छोड़ के भाग गया अपनी जिम्मेदारी से, वो सिर्फ घोषणाएं थी, वास्तविकता लोगों के हाथ कुछ नहीं लगी, उसका रिजल्ट कुछ नहीं आया। दूसरी तरफ जहां 35% शीला दीक्षित जी के लिए आया, उन्होंने घोषणाएं की, काम किया और लोगों को संतुष्ट किया, उसके बाद उनको 35% है। और 15 साल का समय लोगों को संतुष्ट करके रखना और उसके बाद 35% पे रहना अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है। जो अच्छा करे उसकी सराहना करना चाहिए। एक आदमी ने सिर्फ 49 दिन झूठ बोले, लुभावने वादे किए और दिया लोगों को कुछ नहीं, और घोषणाएं करके भाग गया। तो दोनों में बहुत फर्क है। मुझे लगता है तुलना दोनों की नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया 15 साल दिल्ली में, और उसके बाद एक आदमी ने सिर्फ झूठ बोले और भाग गया। दोनों में बहुत फर्क है।
मौलाना साहब, यहाँ पर मेरा सवाल यह है कि विधानसभा भंग होने से पहले तो अरविंद केजरीवाल खूब कहते थे, बार बार कहते थे कि मैं एक भी विधायक का टिकट नहीं काटूंगा, सब विधायक मेरे चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनको डर था कि विधायक कहीं टूट कर ना भाग जाएं। जैसे ही विधानसभा भंग होती है वो फिर बोलना शुरू करते हैं कि मैं तो विधायकों के टिकट काट रहा हूं। एमएस धीर इसलिए बोल रहे हैं कि मैं बीजेपी में जाना चाहता हूं, इसलिए मोदी की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि उनका टिकट कट रहा है। एमएस धीर साहब का टिकट कट रहा है, धर्मेंद्र कोहली का टिकट कट रहा है, जिसको दलित और पिछड़ों का चेहरा माना जाता है। ये डबल स्पीक क्या है? फिर दो मुंहा बोलने लगे अरविंद केजरीवाल। मैं दीपक भाई इसमें बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये उनके अपने पॉलिटिकल अफेयर की जो कमेटी है उनका सबका साथ में फैसला होता है और ये फैसला पार्टी के हक में लिया जाता है, किसी इंडिविजुअल के हक में नहीं लिया जाता। मैं ऐसा समझता हूं कि हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी चीज ये है कि अगर आप कोई चीज मांगने जाते हैं तो आपका किरदार सामने आ जाता है कि भाई आप मांगने के लिए पार्टी में आए हुए हैं, लेकिन अगर आप देने के लिए पार्टी में आए हुए होते हैं, खिदमत का आपका जज्बा होता है, तो पार्टी खुद सोचती है कि आपको कहां से खड़ा करना है, देना है, नहीं देना है, क्या उसका अपना नजरिया होगा। मैं एक ही बात इतना कहना चाहूंगा कि ये सारे जितने अवाम के पास जाने वाले लोग हैं, ये सब अपना अपना चिराग लेके जा रहे हैं। कोई हवा के खिलाफ चिराग जला रहा है। पर धीर साहब कह रहे हैं उन्होंने टिकट मांगा ही नहीं, तो उनको काटने वाली बात कहां आती है अरविंद केजरीवाल? मैं इसमें कोई जुमला इसलिए नहीं कहना चाहूंगा कि पॉलिटिकल अफेयर का अपना फैसला होता है और वो कोई एक आदमी का फैसला नहीं होता कि मैं कहूं कि अरविंद केजरीवाल ने फैसला कर लिया। बहुत सारे लोग हैं साथ में मिलकर फैसला लेते हैं और ये फैसला सिर्फ धीर साहब के लिए नहीं बल्कि उनकी कंस्टिट्यूएंसी को देख के, दूसरे आदमी को देख के लिया गया होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि सियासत के इन फैसलों को हम दो मुंहा ना कह के सियासत को सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हिंदुस्तान दुनिया के नक्शे में उस तरफ जा रहा है जहां हमारे दुश्मन मुल्क बड़ी नफरत की निगाह से हमारी तरफ देख रहे हैं और उनकी टोपियां जरूर गिर जाएंगी, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बहुत जल्दी उस तरक्की तक पहुंच जाएगा जिसकी तरफ वो जा रहा है। धीर साहब ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि भाई मुझसे कुछ गलत काम कराना चाहते थे, उस वजह से मुझसे नाराज है। मैंने उनके कहने से वो काम नहीं किए। उसमें एक काम तो मुझसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब मैं हाई कोर्ट में इंडिपेंडेंट होने के लिए केस लड़ रहा था तो उन्होंने जो सरकारी लॉयर होता है उसको हटा के एक सेम वकील को, जो आम आदमी पार्टी का भी केस लड़ा और स्पीकर का भी, जबरदस्ती उनसे साइन किए गए। हमने आरटीआई लगा के उसका जवाब मांगा और हाई कोर्ट को दिया। हाई कोर्ट ने कहा गलत तरीका है। इस तरह के बहुत सारे काम अरविंद केजरीवाल स्पीकर से कराना चाहते थे, इसलिए उनसे नाराजगी है। धीर साहब ने सबके सामने, सबके लोगों के सामने कहा है। और टिकट काटने की बात जो है, अरविंद केजरीवाल जिस दिन बाइट दे रहे थे मैं बहुत ध्यान से देख रहा था, उन्होंने पहले झटके में कहा हाँ जिन लोगों ने काम नहीं किया उनका टिकट, उसके बाद रुके, उसके बाद संभल के बोले नहीं अभी कोई नहीं है, कहीं टिकट कटा नहीं है। इसका मतलब नहीं, पहले बोला कि जिन लोगों का टिकट कट रहा है वो तो पार्टी की ऐसी बात करेंगे। फिर उन्होंने बोला कि नहीं अभी किसी का टिकट काटने का फैसला। ये लाइन बताती है कि आदमी पहले बोल कुछ रहा था, उसके बाद उसने संभल के कुछ बोला। इसका मतलब उसकी जो कहने में और करने में, अंतरात्मा में, जो बाहर की चीजें, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बिल्कुल, वो स्वयं सारे डिसीजन लेते हैं। इस बात से प्रूफ हो जाता है कि वो अकेले डिसीजन लेने वाले इस पार्टी में आदमी है। तो हमारी ये बड़ी बहस जारी है। बाद में हम बात करेंगे कि अरविंद केजरीवाल वर्सेस मोदी अगर फाइट होती है तो एज तो नरेंद्र मोदी को है, पर अरविंद केजरीवाल कितना कड़ा मुकाबला कर पाएंगे, एक बड़ी बहस होगी इस पर, इस ब्रेक के बाद। तो अब की बार दिल्ली में किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये हमारा चुनावी सर्वे कह रहा है। इंडिया न्यूज, संडे गार्डियन, सी वोटर का जो चुनावी सर्वे आया है वो ये कहता है कि 37 सीटों के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी दिल्ली विधानसभा में अगर आज चुनाव होते हैं तो। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी नंबर 2 पे रहेगी, उसके खाते में 26 सीट आएंगी अगर आज चुनाव होते हैं तो। लेकिन अभी तक चुनाव की तिथियों की घोषणा नहीं हुई है, चुनाव घोषित नहीं हुए हैं, चुनाव का पूरा कैंपेन बाकी है। किस तरह का गुणा भाग होता है, किस तरह के सियासी समीकरण बनते हैं, बिगड़ते हैं, इस पर भी काफी कुछ निर्भर करेगा। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी को एक सियासी टक्कर दे पाएंगे? एनके सिंह साहब, कितनी कड़ी टक्कर? जी हाँ, नहीं, अगर टक्कर की बात है तो देखिए नरेंद्र मोदी पूरे देश में और दिल्ली में भी मतलब इनकी एक्सेप्टेबिलिटी के बारे में कुछ कहना नहीं है। जबरदस्त एक्सेप्टेबिलिटी है और फिलहाल अभी बनी हुई है। आगे कितना होता है, कैसा काम करते हैं, जनता क्वेश्चन करना शुरू करती है, ये एक अलग बात है। लेकिन अभी नरेंद्र मोदी पूरी तरह एक्सेप्टेबल है। नेचुरली उसके बाद अरविंद केजरीवाल का नंबर आता है। कोई ऐसा कारण मुझे नहीं नजर आ रहा है कि कोई एक सिंगल इशू या बंच ऑफ इश्यूज लेके अरविंद केजरीवाल मासेस में जाए और नरेंद्र मोदी को न्यूट्रलाइज, उस इन्फ्लुएंस को कर ले जाए, ऐसा अभी कोई नजर नहीं आता है। तो हम यही कह सकते हैं कि टक्कर होगी
अरविंद केजरीवाल सेकंड नंबर पे हैं, एक्सेप्टेबल हैं। आपके सर्वे भी यही दिखा रहे हैं और सर्वे मुझे लगता है कि सत्य के काफी नजदीक है। बाकी सर्विस भी हमने देखे हैं, लेकिन ये काफी नजदीक मुझे लग रहा है। और अगर ऐसी स्थिति है तो हम ये कह सकते हैं कि टक्कर होगी, लेकिन पहाड़ से अगर आप बुलडोजर भी टकरा देंगे तो हश्र क्या होगा ये आप समझ सकते हैं। पहाड़ से बुलडोजर टकराए, आपने बहुत अच्छी उपमा दी एनके सिंह साहब। लेकिन राव साहब, मैं यहां पर आपको जोड़ना चाहूंगा, खुद आपकी वेबसाइट कहती है विवाद के बाद पोस्टर को उतार लिया जाता है और पोस्टर ये कहता है मोदी फॉर पीएम, अरविंद फॉर सीएम। दीपक जी, एक तरह से जिस प्रकार की मोदी जी की पॉपुलैरिटी है, उनकी स्वीकृति है, इसको लेकर आम आदमी पार्टी में भी बहुत चर्चा हो रहा है और अरविंद केजरीवाल को ये बिल्कुल स्पष्टीकरण हो गया है कि मोदी जी के नाम खिलाफ हम कोई आवाज उठाएंगे। जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां उन्होंने गुजरात में किया था, लगातार किए थे वहां गुजरात में जाकर के, और उनको चुनौती दिए थे वाराणसी में जाकर के, अब उनसे चुनौती करने से भागना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है ये जो मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाना, उनके खिलाफ लड़ना या एक तरह से चुनौती को स्वीकार करना उनके लिए बहुत महंगा साबित होगा। तो इसलिए वो एक तरह से मोदी जी को पीएम की पद पर उनको वो वैसे स्थापित हो गए हैं, उसमें केजरीवाल को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन मोदी जी के नाम पर कोई अभद्र टिप्पणी से बचते हुए वो अपने आप को प्रोजेक्ट करके सीटें लाना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह और दिल्ली की जनता को भी पूरी तरह मालूम है जिस प्रकार की यू टर्न केजरीवाल लेते हैं, जो मई में मोदी जी के बारे में आपने क्या कहा और आज मोदी जी के बारे में आप क्या कह रहे हैं, जनता बखूबी समझती है इसके पीछे क्या सोच है, क्या रणनीति है। जनता इसमें नहीं फंसने वाली है। तो एक तरह से केजरीवाल जी ने अपनी हार को पूरी तरह स्वीकार किया है और उनको कोई उम्मीद नहीं लगती है, इसलिए कोई सर्वेक्षण भी नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ दावा कर रहे हैं हमें 45 सीट मिलेंगे, कोई अपने सर्वेक्षण का भी कोई उजागर नहीं कर रहे हैं। मौलाना साहब, बहुत क्विकली, मैं बहुत पहाड़ से बुलडोजर टकराने जा रहा है। मैं बहुत साफ बात और बहुत सादी सी बात करना चाहूंगा। मुझे अजीब लग रहा है, सीएम बनाम सीएम तो सुना था सियासत में, पीएम बनाम सीएम पहली बार सुनने में। सीएम है कहाँ? सीएम कहाँ? नेता बनाम नेता है भैया। तो नहीं, अगर नेता बनाम नेता आप कह रहे हैं, एक पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल है, एक पार्टी के नरेंद्र मोदी है, इसी का तो मुकाबला हो रहा है। दोनों आदमी पे कितना कोई विश्वास करेगा, वो महत्वपूर्ण बात है। मैं बिल्कुल आप लोगों की बात से अगर कोई है तो मोदी बिल्कुल। चलिए, मुझे यहीं पर इस बहस को रोकना होगा। ये बहस चलती रहेगी, दिल्ली चुनाव तक चलती रहेगी और इस बहस को इसी शिद्दत के साथ हम आगे बढ़ाते रहेंगे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। हमारी बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।